नमस्कार। आज हमारे सामने है पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। और ये कोई साधारण सरकारी दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से हमारे स्थानीय लोकतंत्र, हमारी ग्रासरूट डेमोक्रेसी का हेल्थ चेकअप है। तो आज हम इसी रिपोर्ट की परतें खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुरानी ग्राम सभा की जो अवधारणा है वो आज के इस ड्रोन और एप्स वाले डिजिटल युग में कैसे सांस ले रही है। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ आंकड़ों की नहीं होगी। हम ये देखेंगे कि गांवों की सत्ता का ढांचा असल में क्या है, उन्हें असली शक्ति कहाँ से मिलती है और कैसे आज की पंचायतें सतत विकास जैसे बड़े वैश्विक लक्ष्यों को जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक तरह से भारत के लोकतंत्र की जड़ों को समझने का सफर है। सही कहा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई नई आधुनिक व्यवस्था होगी, लेकिन रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि ये विचार तो हमारी जड़ों में है ना? जड़ों में भी बहुत गहरे। इसका जिक्र आपको ऋग्वेद में सभा के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में? हाँ, जहाँ गांव अपने आप में एक पूरी इकाई होते थे, अपने फैसले खुद लेते थे। और ये परंपरा इतनी मजबूत थी कि सदियों बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो सर चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 के आसपास इन गांवों को छोटे गणराज्य कहा था। छोटे गणराज्य, लिटिल रिपब्लिक। एग्जैक्टली। ये अपनी दुनिया में पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। ये तो कमाल है। लेकिन आजादी के बाद इन छोटे गणराज्यों को हमारे आधुनिक संविधान में जगह देना जरूर एक बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। और ये एक रात में नहीं हुआ, दशकों तक इस पर मंथन चला। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 40 में लिख तो दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन वो एक तरह की सलाह थी, कोई बाध्यता नहीं। बिल्कुल, एक इच्छा जैसी थी, गारंटी नहीं। असली बदलाव की नींव रखी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने। इसी समिति ने पहली बार पंचायती राज शब्द को लोकप्रिय बनाया। अच्छा, ये शब्द वहां से आया? हाँ, और उन्होंने 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। फिर 1978 में आई अशोक मेहता समिति, जिसने कहा कि इसे सिर्फ एक योजना मत समझिए, इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, 1992-93 का 73वां संविधान संशोधन। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। उस संशोधन ने अनुच्छेद 40 की इच्छा को एक गारंटी में बदल दिया। अच्छा। उसने संविधान में एक पूरा नया भाग 9 जोड़ दिया, जिसका शीर्षक ही था पंचायतें। इसने राज्यों से कहा कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये इच्छा शक्ति से अधिकार तक का सफर था। तो ये तो हुआ इसका संवैधानिक आधार। अब आते हैं आज की व्यवस्था पर। 2004 में इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना। तो आज ये मंत्रालय जमीनी स्तर पर क्या कर रहा है? देखिए, मंत्रालय का काम पंचायतों को चलाना नहीं है, बल्कि उन्हें सक्षम बनाना है। सक्षम बनाना? हाँ, वो 3 मुख्य काम करता है: नीतियां बनाना, वित्तीय मदद देना और सबसे जरूरी क्षमता निर्माण, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। और यहीं पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA की भूमिका आती है। बिल्कुल, क्षमता निर्माण का सबसे बड़ा जरिया वही है। रिपोर्ट में इस पर काफी जोर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक आंकड़ा है कि अकेले 2022-23 में 41 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 41 लाख? हाँ, ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है ना? ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। इसका मतलब है कि हम जमीनी स्तर पर नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये ट्रेनिंग सच में कोई बदलाव ला रही है, या ये सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति है जहां लोग आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर NIRD-NPR से लेकर राज्यों में SIRD-NPRs और ब्लॉक स्तर तक एक पूरी व्यवस्था है। इसका असल मकसद है एक सरपंच या एक पंच को ये सिखाना कि अपने गांव का बजट कैसे पढ़ें, सरकारी योजनाओं का पैसा सही जगह कैसे लगाएं और सबसे जरूरी, बड़े अधिकारियों से सही सवाल कैसे पूछें। अच्छा, ये लोकतंत्र का एक तरह से प्रैक्टिकल प्रशिक्षण है। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि अधिकारों का इस्तेमाल करने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। और आज के दौर में इस हुनर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्नोलॉजी। पहले पंचायतें चौपाल पर बैठकर फैसले लेती थीं, लेकिन आज की पंचायतें इससे कहीं आगे निकल चुकी हैं। बहुत आगे।
अब पंचायतें ड्रोन और एप्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ड्रोन पंचायतों में? मैं तो पंचायतों के नाम पर सरपंच, चौपाल और हैंडपंप ही सोच पाता हूँ। ये किस तरह की तकनीक है? शादियों की वीडियोग्राफी के लिए तो नहीं होगा? नहीं, शादियों के लिए नहीं। इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी उदाहरण है स्वामित्व योजना। स्वामित्व, SVMITVA, नाम तो काफी भारी भरकम है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये गांव की जमीन का गूगल मैप्स बनाने जैसा है। गूगल मैप्स? हाँ, लेकिन इतना सटीक कि हर घर का एक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड बन जाता है। ड्रोन गांव के ऊपर से उड़कर हर घर, हर गली, हर खेत का एक हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करता है। एक मिनट, इसका मतलब जिस जमीन पर किसी का घर सदियों से है लेकिन उसके पास कोई कागज नहीं था, अब उसे एक सरकारी दस्तावेज मिल रहा है? बिल्कुल। और जरा इसके असर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं। ये सदियों से चले आ रहे जमीनी विवादों का अंत है। ये गांव के लोगों को अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन लेने की ताकत देता है। सही बात है। रिपोर्ट के आंकड़े सिर्फ ड्रोन उड़ानों के नहीं हैं। जब वो कहती है कि 3,17,000 गांवों का सर्वे पूरा हो गया और 2.2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं। 2.2 करोड़? हाँ, तो इसका मतलब है कि भारत के गांवों में संपत्ति को लेकर जो अनिश्चितता थी वो खत्म हो रही है। ये ग्रामीण भारत के लिए एक आर्थिक क्रांति की नींव है। वाह, ये तो सच में जबरदस्त है। तो एक तरफ तो स्वामित्व योजना जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल कर रही है, लेकिन पंचायत के अंदर के कामकाज यानी प्लानिंग और खर्चों के लिए भी कोई डिजिटल टूल है? हाँ, और वही शायद सबसे जरूरी टूल है, ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज? इसे आप पंचायत का डिजिटल दिमाग समझ सकते हैं। गांव में कौन सा नाला बनना है, कहाँ हैंडपंप लगना है, इसके लिए कितना बजट है, इसकी पूरी प्लानिंग से लेकर काम खत्म होने के बाद पेमेंट तक सब कुछ इसी पोर्टल पर होता है। और रिपोर्ट में लिखा है कि इसे भाषिणी के साथ जोड़ा गया है, जिससे ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब अब भाषा कोई रुकावट नहीं रही। सही कहा। इससे पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी आसमान छू लेती है, क्योंकि हर कोई देख सकता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। और अगर पारदर्शिता है तो हिसाब किताब की जांच भी होनी चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए है ऑडिट ऑनलाइन। ये एक ऐसा मंच है जहां पंचायतों के खातों का ऑडिट ऑनलाइन होता है। सब कुछ ऑनलाइन? हाँ, सोचिए, पहले ऑडिटर को फाइलों के ढेर में खपना पड़ता था, अब सब कुछ डिजिटल है। 2022-23 में ही 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार की गई। ये जवाबदेही तय करने का एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो अधिकारियों और पंचायत के लिए तो ये सारे टूल्स हो गए, लेकिन एक आम नागरिक के हाथ में क्या है? क्या वो भी इस डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है? हाँ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आम नागरिक के लिए है मेरी पंचायत मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप? जी, मतलब अब गांव का कोई भी व्यक्ति अपने फोन पर ही देख सकता है कि सरपंच जी ने जो सड़क बनवाई उसमें कितना पैसा लगा, अगली ग्राम सभा की मीटिंग कब है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो सारी जानकारी अब जेब में? बिल्कुल। ये सचमुच में लोकतंत्र को लोगों के दरवाजे से उनकी जेब तक ले जाना है। तो इन सारी तकनीकों, ट्रेनिंग और योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब जमीनी स्तर पर इसका कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अंतिम लक्ष्य है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को तो पूरा करे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों से कोई समझौता ना करे। पर यहाँ एक समस्या थी। क्या समस्या? संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, SDGs, वो बहुत जटिल हैं। जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, संस्थागत सुधार। अब आप एक आम पंचायत प्रतिनिधि को ये सब समझाने जाएंगे तो वो उलझ जाएगा। सही बात है। तो इसका क्या हल निकाला गया? यहीं पर मंत्रालय ने एक बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। उन्होंने इन 17 वैश्विक लक्ष्यों को 9 सरल और सीधी साधी थीमों में बांट दिया। अच्छा, आसान बना दिया। हाँ, जैसे गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव और महिला हितैषी गांव। अब ये ऐसे विषय हैं जिनसे हर कोई सीधे तौर पर जुड़ सकता है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है, वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय भाषा देना। बिल्कुल। लेकिन भारत में हर इलाका एक जैसा नहीं है, खासकर आदिवासी क्षेत्र जिनकी अपनी संस्कृति और शासन के तरीके हैं। क्या ये व्यवस्था उनके लिए भी ऐसे ही काम करती है? नहीं, और यहीं पे भारतीय संविधान की खूबसूरती दिखती है। रिपोर्ट में पेसा अधिनियम 1996 का जिक्र है। पीसा एक्ट? हाँ, पेसा कानून को आप आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक सांस्कृतिक कवच समझ सकते हैं।
ये कहता है कि विकास जरूर हो, लेकिन वहाँ के लोगों की परंपरा, उनकी जल, जंगल, जमीन की पहचान की कीमत पर नहीं। तो ये सामान्य पंचायती राज कानून से अलग कैसे है? ये ग्राम सभा को कुछ विशेष और बहुत शक्तिशाली अधिकार देता है। जैसे गांव में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर जमीन लेनी है तो ग्राम सभा से पूछना अनिवार्य है। अच्छा, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं। गांव के छोटे मोटे वन उत्पाद जैसे तेंदुपत्ता या महुआ पर स्थानीय समुदाय का हक होता है। और सबसे बड़ी बात, यह ग्राम सभा को साहूकारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है, जो अक्सर आदिवासियों के शोषण का एक बड़ा कारण रहा है। तो ये आधुनिक कानून और सदियों पुरानी परंपरा के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। एक तरह से, हाँ। चलिए, इन सब बातों को एक असली कहानी से जोड़ते हैं। रिपोर्ट में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का जिक्र है। मुझे त्रिपुरा के दक्षिण मनुबनकुल ग्राम समिति की कहानी ने बहुत प्रभावित किया। हाँ, महिला हितैषी पंचायत का पुरस्कार मिला था उन्हें। महिला हितैषी पंचायत का खिताब मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकी पंचायतों के लिए एक मिसाल बन गया? उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी सोच बदलना। उन्होंने सिर्फ योजनाएं लागू नहीं की, बल्कि एक माहौल बनाया। जैसे जब उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों के लिए श्रेष्ठ ब्रांड बनाया। श्रेष्ठ? हाँ, तो वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो गांव की महिलाओं के हुनर को एक पहचान देना था। बाजार में जब श्रेष्ठ नाम का आचार्य हस्तशिल्प बिकता है तो वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं होता, वो उस गांव का आत्मविश्वास होता है। और रिपोर्ट में लड़कियों की शिक्षा के लिए एम्पावर हर और बालिका मंच जैसे कार्यक्रमों का भी जिक्र है। जी, उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर लड़की स्कूल जाए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाईं। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि रिपोर्ट के मुताबिक उस पंचायत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 0 मामले दर्ज हुए। 0 मामले? हाँ, 0। ये दिखाता है कि जब नीयत सही हो और समुदाय साथ दे तो स्थानीय स्तर पर कितने बड़े और सार्थक बदलाव लाए जा सकते हैं। ये सचमुच जमीनी नायक हैं। वाकई, ये कहानी दिखाती है कि पंचायती राज सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक जीवंत व्यवस्था है जो अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों से ताकत लेती है और भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी और सतत विकास के सिद्धांतों को अपना रही है। ड्रोन मैपिंग से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, यह भारत के लोकतंत्र को जमीन पर, गांव-गांव में, घर-घर में मजबूत कर रही है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है। रिपोर्ट में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण के प्रभाव पर अध्ययन की बात की गई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य की पंचायतों को चलाने के लिए स्थानीय नेताओं को किन नए हुनर की जरूरत होगी। क्या कल के सरपंच को सिर्फ ईमानदार और मिलनसार होना काफी होगा, या उसे ड्रोन से मिले डेटा का विश्लेषण करना भी आना चाहिए? क्या उसे अपने गांव के लिए क्लाइमेट चेंज से निपटने की योजनाएं बनानी पड़ेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय शासन का अगला चरण कैसा दिखेगा, ये शायद आज के इन प्रयासों में ही छिपा है।